नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् आसुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे तन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन देता हूं और अगर आप मोनिका मैडम जी को नमस्कार, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। आज हमारा शायद सूत्र चलेगा विद्रदी में रक्त मोक्षण। ये सर सूत्र नंबर क्या है सर? 18वां चलेगा। ओके जी, 18वां अगर शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। कल संभवतः मैं नहीं रहूंगा, तो शायद अगर आप लोग चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लखनऊ जाना है। मैं पढ़ देता हूँ फिलहाल। विद्रदी में रक्त मोक्षण की विधि कहा है कि ये आपके पास शेयर स्क्रीन में आ गया है। ये हरेज श्रृंगा भीर सृक सिरया व यथांतिकम, यानी कि विद्रदी में आपको कहा गया है कि आप निकटस्थ सिरा से जो है वो आप रक्त का मोक्षण करें, रक्त निकालें, ऐसा कहा है। इसका संस्कृत टीका नीचे दी है। यहाँ पे श्रृंगादि भी रक्त हरे, श्रृंग का प्रयोग करके रक्त का हरण करें। सिरया या यथा समीपस्थ हरित, जो समीपस्थ सिरा है उससे आप जो है वो रक्त को निर्हरण करें। आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। एक प्रज्ञा समूह है जो निःशुल्क संस्कृत का प्रशिक्षण दे रहा है। मैंने कल से उसके लेक्चर्स ज्वाइन किए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी वाले भी आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। तो बेसिक्स ऑफ संस्कृत अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे दूंगा। बहुत अच्छा है। अभी आयतर सूत्र से प्रारंभ हुआ है। तो ये मैंने पढ़ दिया है। अब इस पे कुछ बताना हो तो बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हरे श्रृंगाद विरस्त्रिक सिरया व यथांतिकम, यानी कि आपको निकटस्थ सिरा से रक्त का मोक्षण करना है, रक्त मोक्षण करना है। चलिए अगला सूत्र मोनिका मैडम आप ही पढ़ दीजिए फिर। जी सर। जी। हाँ, बहिरुन्नतम ज्ञात्वो अपनाहयेत। ये उससे पहले वाली लाइन शायद छूट गई, शायद इसमें विदधि पश्चिमानम च, ये वाला पढ़ दिया ये आपने? पढ़ा सर मैंने जी। अच्छा अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया। पश्चिमानम च कोष्ठस्थम बहिरुन्नतम। जी जी जी, ज्ञातो उपनाहयेत। यहाँ पे कहा गया है कि कोष्ठ में स्थित विदधि जो है, यदि बाहर की तरफ उन्नत बहिरुन्नतम उन्नत हो जाए तो उसे पश्चिमान जान करके, यानी उसे पश्चिमान का अर्थ ये है कि वो पकने वाली अवस्था में है, अब पकने वाली अवस्था की ओर जा रही है, यह सोच करके उसे आप जो है उपनाह पुनः करें। यहाँ पे आप जरा सा जहाज को एक्सप्लोर करिए सविता मैडम जी। उपनाह क्या होता है बताइए, कैसे पश्चिमान अवस्था में उपनाह करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए जी। प्रणाम सर। प्रणाम। उपनाह करके जो गेहूं का आटा हम लोग बचपन में करते थे,
उसका लेप लगाने आया है ना, शायद विद्रदी पच्चमानम। फुल्टिस होता है ना उपनाह, तो फुल्टिस फुल्टिस बोलते हैं ना उसको विनीता जी। हाँ, पोटीज पोटीज बोलते हैं। गेहूं हाँ का आटा और उसमें शायद कड़ूनीम और ये जासवंत के पत्ते से भी करते हैं हम लोग जी, के यहाँ पे। वो पत्ता लगाने से भी वो पक जाता है और मतलब जो ये मैं होता है। पश्चिमान का अर्थ यहाँ पे जो थोड़ा हल्का पका हुआ हल्का कच्चा सा जो विदृति हो, उसे पकाने के लिए जो है हम इस प्रकार से उपनाह की फुल्टिस का प्रयोग करें, कहने का मतलब ये है पोटीज। जी। जी सर, उससे ओके। क्योंकि जल्दी आपने पक देखा जाता होगा घाव भी होता है ना कई बार, तो आप मतलब जो आप पश्चिमान वाला घाव होता है वो बड़ा वेदना करता है, बड़ा बहुत दर्द करता है, ऐसी जो विदृति होती है यस। बहुत। तो जैसे वो पक जाता है और उसमें से अंदर से उसका मवाद वगैरह निकल जाता है, तो हमने देखा होगा बहुत आराम मिलता है। तो इसको हम पश्चिमान का अर्थ जो पकने की स्थिति में है, पका नहीं है अभी, पश्चिमान अवस्था में है, उसमें यहाँ पे कहा गया है। और कैसा, तो जो कोष्ठस्थम बहिरुन्नतम, कोष्ठ से बाहर की तरफ जब उन्नत हो रहा हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अभी आपके ग्रुप में मैं देख रहा हूँ एनाटॉमी के भी कुछ वीडियोस और क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत हमें हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे, बहुत अच्छा है जी। तो विनीता जी सर इसमें बताइए इसमें और कुछ कोई टिप्पणी कोई टीका आपके पास हो तो पढ़ सकते हैं आप। सर नहीं सर, जी सर। कोई भी जैसे कल्क द्रव्य है ना, उसको गर्म करके बांधने को वो कहते हैं उपनाह। जी कल्क हो फुल्टी। या फिर तो कोई मतलब चूर्ण हो, उसको पानी या उसके साथ मिला के, घृत मधु के साथ मिला के उसको गुनगुना करके जब लगाते हैं ना, तो उसको उपनाह बोलते हैं। बिल्कुल, फुल्टिस या उपनाह कहते हैं, फुल्टिस एक प्रकार से उसकी चारों तरफ हमने बांध दिया तो उसके प्रभाव से वो जो विदृधि है वो अपनी पक जाती है वो। पक कोई और जाती है। किसी का एक्सपीरियंस हो ऐसा तो शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आपके पास आते होंगे जो विदृधि के, जहां पर आप उपनाह का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं तो किया कीजिए। कोई और कुछ बताना चाहेगा तो बता सकते हैं। बाकी इसमें पहला सूत्र जो था वो रक्त मोक्षण का था, और दूसरा सूत्र जो है वो ज्ञातोपनाह हेत, कहने का मतलब जानकर उपनाह करना चाहिए यहाँ पर, यानी कि कोष्ठस्थम बहिरुन्नतम, ऐसा विदृधि पर अब जो है पूरी तरह से पका नहीं है और कोष्ठ से ऊपर की तरफ उन्नत हो रहा है, ऐसा जानते हुए हमें उपनाह करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। सर इसमें वो ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा में भी अंजना मैम भी बताते हैं ना कि उसमें एक अर्क पत्र और ये गुंडी पत्र इनका सबका उल्टी से सिकाई भी, उससे मतलब पोटली सिकाई करके उसी को बांध लेना चाहिए ओवरनाइट। वंदना मैम आपको एग्जैक्टली अगर ध्यान है तो बताइए। मैम हम लोग, मैं तो मतलब फाइब्रोएडेनोमा में दशांग लेप का भी लेप लगाती हूँ। उसमें हल्का सा सरसों का तेल मिक्स करके काफी दिन के लिए उसको पेशेंट को ऊपर से लगाने के लिए देते हैं। साथ ही जैसे वात कंटक वगैरह होता है उसमें भी हम लोग लगाते हैं। विदृधि में भी उसी तरीके से उसकी वो देख के कि किस अवस्था की है विदृधि, और उसमें कौन से उस समय हमें दिख रहे हैं हॉट, मतलब छूने के ऊपर पित्त भरा हुआ है और पेन है, पेन के लिए हम कर रहे हैं, या कफ यानी कि पूरी ग्रंथि जैसी बन गई है और अब निकलने वाला है, तो उसको असिस्ट करना है, दोष बाहर आ जाए उसके लिए। तो उसको स्टडी करते हुए उसको जो है वो डिसाइड करके द्रव्यों का चयन करके फिर उसको इस फॉर्म में लगाते हैं कि जैसे वो अभी मैडम कह रही थी ना कि कल्क जैसा बना के, मतलब कि आराम से वो लग जाए। और उसके ऊपर कभी कभी तो पूरी रात्रि भी लगाते हैं, नहीं तो कुछ घंटों उसको लगा के उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद उससे जो है वो आराम आता है। अच्छा बताया मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया। और भी किसी को कुछ पॉलिटिक्स के बारे में, उपनाह के बारे में, माधुरी जी मैडम जी कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। इस प्रकार की जो अपक्व विदृधि है उसमें कोई आपका अपना एक्सपीरियंस हो, मनीष शर्मा जी बता सकते हैं मैं जी। नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र जो है इसमें अगला सूत्र शेयर कर दीजिए मैम, तो वो कट रहा है शायद। आशा गुप्ता जी भी हैं यहाँ पे, कोई भी कुछ भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। बड़ा अच्छा सूत्र है ये, कौन पढ़ेगा इसको, ये 19वां सूत्र है, बड़ा अच्छा है, पढ़िए इसको तो अच्छा लगेगा। और प्रयास कीजिए कि आप इसी सूत्र से इसका अर्थ भी निकालें।
संस्कृत के पठन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूत्र को तोड़ तोड़ के पढ़ें और उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। जी सर प्रणाम सर मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। शूले स्थिते तत्रैव पिंडिते तत् पार्श्व पीडनात् सुप्तौ तः आदि कल्पेषु च पक्वः स्यात् विदृधि मित्वा व्रणवतम चारेत्। चलिए, इसका पहली लाइन जो है ना, सूले स्थिते तत्रैव पिंडिते, सूले स्थिते तत्रैव पिंडिते, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि सूले स्थिते तत्रैव पिंडिते, जहां पर ऐसा लगता है कि एक जगह पर पिंड जैसा है, स्थित है, और वहां पर सूल है, बड़ा अच्छा दिया है, दबाने पे आपको वहां पे ऐसा महसूस हो कि कोई पिंड है और वहीं पर दर्द है, तो कहते हैं कि आगे अगला लाइन, तत्व पार्श्व पीडनाथ सुप्तौ दाहादि दाहादि कल्पकेशु, कहते हैं कि उस पर पार्श्व में आप दबाएंगे तो जैसे आपने देखा होगा कोई इस प्रकार का विद्रदी हो या फोड़ा हो या फिर अंदर से कोई चीज आ रही हो, तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वहां पे आपको स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, एक नमनेस रहेगा। लिखा है सुप्त दाहादि स्वल्पकेशु, और वहां पर बता रहे हैं कि दाह ओस आदि आपको कम है वहां पे, तो आप मान लीजिए पक्व साद विदृधिम, मैंने अभी पहले बताया भी था कि जो अपक्व विदृधि होती है या पश्चिमान विदृधि होती है उसमें वेदना होती है, उसमें उसमें दाह होता है, उसमें जलन होती है, ओस होता है। लेकिन ये जो विदृधि ऐसा आपको मिले कि जो पिंडित विदृधि जो बाहर निकली हुई है और वहां पर पर्टिकुलरली उस रीजन में एक ही स्थान पर सूल हो रहा है और उसको पार्श्व में हम अगर दबा रहे हैं तो कोई स्पर्श का ज्ञान नहीं है, नमनेस है वहां पे, कोई जलन नहीं है वहां पे, तो आप समझ लीजिए कि ये विदृधि पक गई है। ये बताया इन्होंने, पकी हुई विदृधि का लक्षण बताया, पक्वम स्याद विदृधि हित्वा व्रणवतम उपाचरेत। आगे कहते हैं कि फिर क्या करना है आपने, तो कहते हैं उसको आप ये जान करके कि ये विदृधि पक गई है, इसको व्रणवत उपचार करें, यानी इसमें व्रण की भांति चिकित्सा करें। व्रण की चिकित्सा क्या है ये आप जानते हैं, व्रण के षष्ठी उपक्रम आपने सुश्रुत संहिता में पढ़े हैं नहीं, तो वो आपको यहाँ पे कहा गया है चिकित्सा करनी है। मैडम जी बताइए, किसी ने, हमने देखा होगा ना पक इसमें जाती 7 है उपक्रम है सर, व्रण व्रण को जैसे 7 उपक्रम है। हाँ, ये पहले जो है उसके जो शोथ है उसकी चिकित्सा करी जाती है, और उसमें हल्का विमलापन जैसे लाइट मसाज कर देते हैं सुश्रुत का ही। उसके बाद अगर ब्लड निकल रहा है उसका तो ब्लड को निकाल देते हैं, और उसके बाद उपनाह जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे द्रव्य जो उनको लगाएं कि वो जो अंदर से पस ऐसे एक्सेट्रा बाहर आ जाए। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो अगर कुछ ऑपरेटिव प्रोसेस यंत्र की या उनकी जरूरत पड़ रही है, जैसे कि कभी कभी अंदर पुई ज्यादा होता है और पस पॉकेट्स होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग डाल के उंगली से या फिर यंत्रों के प्रयोग से उन पस पॉकेट्स को फोड़ फोड़ देते हैं, तो वो पाटन क्रिया हो गई। उसके बाद जब ये पाटन क्रिया या ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर उसका धावन वगैरह जो एंटीसेप्टिक मेजर्स जो हमारे होते हैं वो करते हैं, या तो उसका पूरण भी करते हैं। कभी कभी अगर बहुत गहरा है व्रण तो उसका पूरण भी करते हैं जिससे कि हीलिंग जो है वो ठीक से हो जाए। और ये जब मतलब धोने के बाद पूरा, तब फिर रोपण की जो द्रव्य हैं वो अगर अंदर पैक करना है तो पैक करते हैं, और नहीं तो डेली जैसे कहते हैं कि पस अगर निकल रहा है तो डेली जो है उसको फिर क्लीन किया जाता है कि जिससे कहीं और ज्यादा वहां पर दोष संचित ना हो जाए। तो दोषों को धीरे धीरे पूरा निकाला जाता है, और उसके बाद जब तक कि वो ऊपर से जो व्रण का जो रंग है, स्किन का जो कलर है, त्वक का जो रंग है, वो वैसा के वैसे ही ना हो जाए तब तक उसका उसके ऊपर चिकित्सा की जाती है। जी जी बहुत बढ़िया बताया मैडम। अगर किसी के पास सुश्रुत संहिता अगर है आसपास तो आप खोल करके ये व्रण के जो उपक्रम है ये पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वैसे तो सुश्रुत सर, संहिता इसका ये पूरा श्लोक है, आदौ आदौ विमलापन विमलापनम कुर्यात, हाँ ये द्वितीय वाला सूत्र। अवसेचनम तृतीय हाँ बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए बोलिए, यही मैं चाह चतुर्थी रहा था। पाटन। जी, वाह, आदौ विमलापनम कुर्यात्, द्वितीय अवसेचनम, अवसेचनम जी। हाँ तृतीय उपनाहम तु चतुर्थी पाटनम क्रियाम, जी पंचम शोधनम कुर्यात्, षष्ठम रोपण मिष्यति, एते क्रमा व्रणस्योक्ता, सप्तम वैकृत तापहम।
कितना बढ़िया पढ़ा। देखिए ये हम लोग जब ये याद होना चाहिए, मतलब ये हम जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे व्रण का उपक्रम करना है। तो आदौ विमलापनम कुर्यात्, द्वितीयम अवसेचनम, तृतीयम उपनाह च, चतुर्थी पाटनम क्रिया। और 5 और 6 जो बताया मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन सूत्र ये याद होना चाहिए, ये मैडम ने भी पढ़ के बताया आपको। तो ये हमने व्रण के उपक्रम करने हैं यहाँ पे बताई। इससे एक चीज ये भी समझ में आती है कि हमें एज ए क्लिनिशियन हमें जो है वो इसीलिए बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी इसकी डिग्री दी जाती थी, क्योंकि आप माइनर सर्जरी, आप व्रण के उपचार जैसे सर्जरी आप कर सकते हैं, ये इंटाइटल्ड हैं। ये यहाँ पर हमारा सूत्र भी हमें इस बात को बताता है। सर सभी हमें यहाँ याद पे है हमारी जो झांसी में ओटी थी, उसमें हमारे BR त्रिपाठी सर थे और डॉक्टर भारद्वाज सर थे। और वहाँ छोटी मोटी सर्जरी नहीं सर, पेटिलेक्टमी तक होती थी वहां पर। और बहुत ही बढ़िया से हम लोगों को वहां पर बुलाया जाता था और सारी चीजें दिखाई जाती थी। थोड़े से मतलब जब इंटर्नशिप या हाउस जॉब में जो सीनियर होते थे वो असिस्ट भी कराते थे। और सारे इशार सूत्र थेरेपीज वगैरह पूरे होते थे, इशार सूत्र बनते थे। तो सर ये मतलब आयुर्वेदा में अगर ये सर्जन्स को मिलना चाहिए पूरा। उसके बाद हम लोगों की जो मैडम थी वो सर पूरा एपिजियोटमी वगैरह सब, सिजेरियन सेक्शन सभी कुछ होता था सर। तो इसके लिए अभी पहल चल रही है कि वापस से जो है वो गौरव प्राप्त हो, दोबारा से सब वो कार्य हों। उसकी प्रार्थना भी आयुष दर्पण के माध्यम से हम सबको करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, वो गौरव प्राप्त काफी हद तक हो भी गया है। कुछ 52 या 53 सर्जिकल प्रोसीजर्स को जो है वो भारत सरकार ने उसके लिए आपको लीगल ऑथराइज किया है। और ये यही संदर्भ बताते हैं हमें कि हमारे यहाँ सर्जरी जो थी वो बहुत एक समय में बड़ी ही अपने चरम उस पे थी। और ये सूत्र हमें अष्टांग हृदय में आया है। तो इसी प्रकार से हम चरक में भी पढ़ते हैं। जब हम गुल्म चिकित्सा का गुल्म चिकित्सा में पढ़ते हैं, हम चिकित्सा में कि धन्वंतरी क्रिया, ये जो गुल्म है इसकी चिकित्सा धन्वंतरी क्रिया अधिकार के उसमें है। जो वैद्य वेधन शोधन रोपण में एक्सपर्ट हो उसके पास आप भेजें। और यहाँ पे देखिए ये कहा है कि यहाँ पे ये नहीं कहा है, पर ये व्रण की तरह आप उपचार करें। तो हर चीज हमको रेफर करने की जरूरत नहीं है, कि ये भी समझ में आता है छोटा मोटा इस प्रकार का विद्रेदी है तो आप अपने क्लिनिक में उसे व्रण के हिसाब से जो उपक्रम बताए गए हैं उस हिसाब से आप चिकित्सा कर सकते हैं। हमारे आचार्यों का ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच था कि हर चीज को आपने, जो आपको लगता है कि नहीं ये रेफरल है तो उसको रेफर करें, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में रेफर करने की बात की गई है। और जहां लगता है कि हम क्लिनिशियंस इसको मैनेज कर सकते हैं वहां उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि आप व्रणवत उपचार करें। ये एक है करके छोड़ दिया, यानी आपको पता है कि व्रण का उपक्रम क्या होता है, आपने सुश्रुत संहिता में पढ़ा है, जाना है, प्रैक्टिकली किया भी है। यहाँ पे कोई हमारे साथ में अगर शल्य तंत्र के एक्सपर्ट होते, रवि सर होते तो और अच्छा लगता, इस सूत्र में उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता था। लेकिन एनीवे वो नहीं है, कोई बात नहीं जी। तो अगला सूत्र फिर मैडम आप ही पढ़ दीजिए, या इसका अभी वो टीका पढ़ दीजिए, टीका आया हुआ है नीचे। संस्कृत टीका कौन पढ़ेगा? फिर जो भी पढ़ना चाहें पढ़िए, फिर अर्थ भी बताते पढ़िएगा तो अच्छा लगता है। वंदना मैडम आप पढ़िए फिर सर मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ। संस्कृत वाली टीका। नहीं, सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ विनीता जी पढ़िए चलिए। तत्रैव शूले पिंडिते स्थिते यः दोषम आश्रित्यो उन्नत उन्नतस्तिष्ठति। न उन्नत अधिष्ठति तथा पार्श्वे तत्पार्श्वे पीड़ने सुप्तो खपने। मतलब वहां पे जो है शूल स्थित हो गया हो और पिंडित हो गई हो विद्रदी, या सॉलिड दो हो गई, सॉलिड हो गई जी। हाँ, जिसमें दोष आश्रित हो गए हों और अधिष्ठित हो गए हों, मतलब एक जगह पे स्थिर हो गए हों। तथा तत्पार्श्वे पीड़ने सुप्तो उसके पार्श्व में दबाने पे पीड़ा ना हो, मतलब सिर्फ उसी जहाँ पे उन्नत है वहीं पे पीड़ा हो, उसके आसपास पीड़ा ना हो। तथा दाहादिशु अल्प केशु, दाह आदि अल्प हो गए हों। आदि शब्देनो ओष ओषादयो गृहन्ते, आदि शब्द से ओष आदि को ग्रहण करना चाहिए। ओष का एतेषु, जलन है, जलन के लिए है शायद ओष। जी सर, ओष मतलब जलन। जी मैडम थोड़ा सा ये और इसको जूम कर दीजिए, जूम आउट हो गया है जी।
जी जी, आप पढ़िए। एतेषु सत्सु पक्वो विद्रति स्यात्, मतलब ये पकी हुई विद्रति है। ता भित्वा सच्छेद व्रणवत उपक्रमेत, उसको भित्वा मतलब छेदन करके, उसको उसका हाँ, भेदन करके व्रणवत उपक्रमेत, व्रण की तरह उपक्रम करना चाहिए। क्योंकि अभी भी देखें तो शल्य तंत्र के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, छेद्य, यहाँ देखिए छेद्य लिखा है, छेदन, भेदन, ऐशन, आहरण, विस्रावण और सीवन। आज भी जो एलोपैथिक सर्जन हैं वो इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर सर्जरी करते हैं। वो भी छेदन करते हैं, भेदन करते हैं, रोबिंग करते हैं, ऐशन है, आहरण करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, विस्रावण करते हैं, ड्रेन करते हैं, और अंत में सूचरिंग करते हैं, सीवन करते हैं। अब ये सारी टेक्निक्स तो हमारे पास पहले से ही थी ना। और यहाँ पर टीकाकार ने सच्छेद्यम यानी उस पर छेदन करें, इंसीजन लगा दें और फिर व्रणवत उपचार करें, ये बात और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दी उन्होंने। चलिए 20वां सूत्र पढ़ते हैं फिर। मैडम पढ़िए, वंदना मैडम जी आप ही पढ़ लीजिए। सर इसका सर वो पढ़ देते हैं कि बाह्य जो अभी मैडम ने ये पढ़ा 19 कि बाह्य विद्युति में उपन्यास वेद के अनेक बार करने से जब शूल का वेग स्थिर हो जाए और जो फैला हुआ पूरा डिफ्यूज था वो बटूर कर मतलब व्रणशोथ पिंडाकार हो जाए, इकट्ठा हो जाए एक जगह, उसके आसपास दबाने से वेदना नहीं हो और दाह आदि के लक्षण भी जब घट जाए तब समझे कि व्रणपाक हो गया। इस स्थिति में व्रण भेदन करके व्रण की भांति शोधन रोपण करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि पाक होने के पहले उसको नहीं छूना चाहिए, नहीं तो जो है वो व्यापक होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने टच की। क्योंकि क्यों कहा गया कि आप पश्चिमान को पहले आप पक्वावस्था में ले आए। अगर आपने पश्चिमानावस्था में आपने व्रणवत उपचार कर लिया तो यही व्यापक के रूप में सामने आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले आप जो है पहले पश्चिमान व्रण आप विद्युति को पहचाने, पहले आप उपन्यास से उसे पक्व विद्युति के स्वरूप में आने दें, फिर पक्व विद्युति जब आ जाए तब उसे जो उसको कैसे पहचाने ये भी बताया है। पक्व विद्युति हो गई उसको कैसे पहचाने, तो बताया कि भाई उसका जो सेंटर पार्ट है वो आपको सॉलिड होगा और वहां वेदना होगी क्योंकि वहां पे दोष स्थित हो जाते हैं, दोष वहां आश्रित होते हैं। और जो पेरिफेरल पार्ट है उसका वहां पे नमनेस रहेगी, वहां पे आपको दबाने पे हल्का जलन भी होगा। आपने यूजुअली ये प्रैक्टिकल देखा भी होगा। ऐसे में आप उसे पक्व विद्युति माने और फिर उसमें छेदन करके व्रण उपचार करें। बहुत इंपॉर्टेंट बताया ये। मतलब समझ, अगर आप संस्कृत का सूत्र समझते हैं और सीक्वेंस में पढ़ते हैं, अब कोई केवल ये सूत्र पढ़ के आए पीछे वाला सूत्र नहीं पढ़ेगा तो वो फिर समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हमें अपने संहिताओं का पूरा नित्य जो है क्रम से वाचन करना चाहिए। जी जी सर, और उपनाहा जो है वो असिस्ट करता है उसको उसमें स्थिति में लाने में। और एकदम हेयर लाइन होता है कि बस जरा सा आगे पीछे हुआ और उसको थोड़ा सा भी हेस्ट नहीं करना है, उसके लिए आराम से वेट करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़े। सर 20वां मैं पढ़ देती हूँ। पढ़िए मैम। अंतर से चापियेत इच्छनम पक्वस्य विद्रदे। जी वृद्धि के पाक का भी यही लक्षण होता है, उसे कुशल चिकित्सक समझता है। अब वो अंतर विद्रदी है तो उसको कैसे समझा जाएगा, तो एक कुशल चिकित्सक जो बहुत ट्रीट कर चुका होगा वही ये समझ सकता है, क्योंकि वो तो अंदर की ओर है उसका जो मुख है। तो यही सब उन्होंने बताया कि इसमें बहुत कुशलता चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए जब हम अंतर विद्रदी को ट्रीट कर रहे हो। और उसका टीका पढ़ देती हूँ। अंतर्भागस्य च विद्र विद्र घेते देव पिडम। इसका आप बता दीजिए। जी, यहाँ पे बताया है कि अंतर्भागे से चापेत चिन्हम पक्वस्य विद्रधे। अंतर विद्रदी के कह रहे हैं यहाँ पे कि अंतर्दी विद्रदी अंतर्भाग की जो विद्रदी होती है जब वो पक जाती है तो उसके भी जो है वो ये लक्षण होते हैं। आगे जो है आपने अभी जो पढ़ा था कि पक्व विद्रदी कैसे आपको पता चलेगी, तो जैसा अभी आपने उपरोक्त सूत्र में आपने पढ़ा कि शूले स्थिते तत्रैव पिंडिते और तत्वा पार्श्व पीड़ना सुप्त उदाहादि स्वल्प केसु च पक्वम स्याद विद्रधि विद्वाम व्रणवत उपचार। ये जो 19वां सूत्र पढ़ा वैसे ही जो अंत की जो अंतर भाग की जो विद्रधि है अगर पक्व हो जाती है तो उसके भी ऐसे ही लक्षण होते हैं, यहाँ पे बताया है आचार्य ने। और किसी के पास कोई और टीका हो, किसी और के कोई और भी टीका हो तो आप पढ़ सकते हैं जहाँ पर इसका विवेचन हो। कुल मिला के बात यह है कि हमने जो है
अंतर विद्रदी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी देखना पड़ता है, क्योंकि अंतर विद्रदी को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं वो भी हमें अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था, विद्रदी जब पक जाए तो उसके जो लक्षण बताए हैं वैसे लक्षण होते हैं। अभी नीचे और भी आएगा, अभी ये कैसे उसको चिकित्सा करें, तो वहां पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो 21वां 22वां सूत्र है, अगर आप उसे पढ़ेंगे और उसके नीचे संस्कृत टीका जो लिखी है उसमें और भी ये बात क्लैरिफाई होगी। तो मेरे विचार में आज इस सूत्र को केवल पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर कल इस पर चर्चा करेंगे, तो हमारा समय भी पूरा हो जाएगा। तो मनीष शर्मा जी या फिर विनीता जी आप पढ़िए इसका जो सूत्र है 21वां और 22वां, और फिर इसके बाद इसका अर्थ पढ़िए, फिर हम कल इस पर चर्चा करेंगे जी। पक्व श्रोतांसि संपूर्य स यात ऊर्ध्वम अधो अथवा स्वयं प्रवृत्तम तम दोषम उपेक्षेत हिताशिन दशाहम द्वादशाहम वा रक्षण भिषग उपद्रवान असम्यक वहति क्लेदे वरुणादिभि सुखांबसा पाययेत मधुशिग्रुम वा यवागु तेन वा कृताम। अंतर्विद्रदी पकने के बाद जब फूट जाता है तब पूय वह स्रोतों में भरकर ऊपर या नीचे के मार्गों द्वारा बहने लगता है। इस स्थिति में उस पूय मवाद को बहने दें, उस रोगी को पथ्य आहार देते रहें, इस बीच में कोई उपद्रव न हो, इससे चिकित्सक रोगी की रक्षा करें। यदि पूय भली भांति न निकल पा रहा हो तो वरुणादिगण अष्टांग हृदय सूत्र 15/21 के क्वाथ का गुनगुना रस पिलाएं, मीठे सहजन का कल्क खिलाएं अथवा मीठे सहजन के योग से बनाई गई यवागु खिलाएं। बहुत अच्छा बताया। मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ कि ये सूत्र जो है पक्व श्रोतांश संपूर्यम सयात ऊर्ध्वम अधो अथवा, यानी पकी हुई अंतर्विद्रदी जो है, यदि आपको ऐसा लगे कि वो स्रोतों से संपूरित हो गई है, यानी क्लेद युक्त हो गई है, फूट गई है, तो ये कहते हैं कि या तो ऊर्ध्वम अधो अथवा, या तो उसका मुख ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर आ जाती है। ऐसा आपने देखा भी होगा। ये जो हम जो यहाँ पर बेसिकली ना आप ये सब देखते हैं कहाँ पर, तो जो हमारा ये एनोरेक्टल कंडीशंस में जो एब्सेसेस होते हैं वहां पे आपको दिखता है कि या तो उसका मुख जो है वो गुदा की ओर होता है, या फिर उसकी ओपनिंग जो है वो ट्रैक की ओपनिंग अंदर की तरफ होती है। तो ये बेसिकली जो लोग हम लोगों ने क्षार सूत्र जो करते हैं वो जानते हैं। पहले हम उसको नहीं तो उसका मुख बनाते हैं, हम अंदर की तरफ रास्ता बनाते हैं प्रोब डाल के। कहते हैं इस प्रकार आपको आगे क्या कहते हैं, स्वयं प्रवृत्तम तम दोषम उपेक्षित हितासीन। इस प्रकार आपको स्वयं प्रवृत्त हुए दोष की उपेक्षा करें। यहाँ पे कहने का मतलब है आपको लग रहा है कि दोष प्रवृत्त हो गए हैं और बाहर निकल रहे हैं, तो हमने उसे कुछ नहीं करना है, उसकी यहाँ पर उपेक्षा करने का अर्थ ये नहीं कि चिकित्सा नहीं करनी है। उपेक्षा करने का अर्थ है ठहर जाइए, आप रुक जाइए, अभी अभी उसको चिकित्सा देने की जरूरत नहीं, आगे देंगे हम। तो क्या करें, दशाहम द्वादशाहम वा रक्षण विसग उपद्रवान, लेकिन हमें क्या करना है, उसके उपद्रव से उसको बचाते हुए उसको केवल हमने उसके आहार विहार पर ध्यान देना है। और 10 से 12 दिन, दशाहम व द्वादशाहम व 10 से 12 दिन उसकी हम प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने के बाद हमने क्या करना है, तो आए कहते असम्य वहति क्लेदे वरुणादि सुखाम बसा। और यदि क्लेद स्वयं भली प्रकार ना आए, यानी अंदर का जो पस है, मवाद है, क्लेद है, वो आपको लग रहा है कि बाहर नहीं आ रहा है, तो चूंकि ये अंतर विद्रदी है, तो निश्चित रूप से अंतर विद्रदी को भाई हमारे बाहर से तो बहुत सारी चीजें हैं नहीं, वो अंदर से उसका जो है उसका ओरिजिन है। तो उसमें हमने क्या करना है, फिर हमने क्लेद आदि को भली प्रकार से बाहर निकालने के लिए हमने पिलाना है। तो वरुणादि द्रव्यों से जो बता रहे हैं कि उसको सिद्धित पानी, अम्बसा करते यहाँ पर है, उससे सिद्धित जल को पिलाना है। यानी कि हमने पान में, जल में इन वरुणादि द्रव्यों से सिद्धित पानी पिलानी है। या फिर कहते हैं पायेन मधु शिग्रुम वा, यानी मीठी सहजन से जो सिद्धित पानी है उसको पिलाएं। वा यवागुम तेन वाकृता, या फिर इन्हीं से बनाई हुई यवागु पिलाएं। यानी देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे आप उसको उसको जो इंटरनली जो कोई चीज बन के आ रही है और बाहर उसका एक्सटर्नल ओपनिंग आपको जो है या तो गुदा की तरफ है या फिर ऊपर की तरफ है। आपने देखा होगा कि हाई एनल फिस्टुला होते हैं उसमें जो है, और या लो एनल फिस्टुला है, उनमें ओपनिंग बाहर तो दिखती है, या कई बार बाहर ओपनिंग होती ही नहीं, अंदर से ओपनिंग बन के आती है और बीच में रुकी रहती है। तो हमें उसको ओपनिंग को भी बनाना पड़ता है, ट्रैक को बनाना पड़ता है। तो ऐसे में कह रहे हैं कि आप, और मवाद आता रहता है, रोगी बार बार ये कहता है कि हमें पस आ रहा है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शुरुआत में आप ऐसा लगता है अभी अभी वो फूटी है तो उसे आने दीजिए आप बाहर, यानी उसको रोकने का उपक्रम मत करिए। और
लेकिन उपद्रव से बचाना है उसको, ये भी ध्यान रखना है कि उपद्रवों से बचाना है। और कितने दिन प्रतीक्षा करनी है ये भी यहाँ बताई गई है। और जब वो स्वयं बाहर आ जाए तो फिर आपने जो है वरुणादि द्रव्यों से जो सिद्धित जल है उसको पिलाना। वरुणादि द्रव्य का तो बड़ा अच्छा रोल होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें और भी कोई कुछ बताना चाहें तो बताइए, क्योंकि ये तो बहुत केसेस आपके सामने आते होंगे, आप चाहे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं या फिर शल्य तंत्र के एक्सपर्ट। मोनिका मैडम जी आप कुछ बताइए इसमें। मोनिका मैडम जी शायद व्यस्त है। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं ये छोटा सा पॉइंट मैडम बताती अंजना हूँ मैडम टाइम जी के आ अंदर। गई हैं शायद, तो कुछ शायद मुझे आवाज तो ऐसी लग रही है, जी दिख नहीं सर, रहा। हाँ। आप बताइए हाँ, मैडम, मैं आपका थोड़ा तो। थोड़ा सा बताती हूँ सर। मैं इसके जी बारे जी। में थोड़ा सुश्रुति देख रही थी, क्योंकि विदग्धी हाँ व जी जो जी शल्य तंत्र जी। है, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बताया है कि जो इसको हम विदग्धी क्यों बोलते हैं या इसको इस तरह का ये क्यों आया है। तो उन्होंने स्पेशली बोला है कि इसमें शीघ्र विदाह होता है, और शीघ्र विदाई होने के कारण ही इसको विदग्धी बोला जाता है। और एक्चुअली यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वो शल्य तंत्र विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने पहले मूल गर्भ का वर्णन किया है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि अंतर विदग्धी, क्योंकि उसी तरह का उपसेद होता है। और उपसेद जैसे उदर रोग में होता है, उसी तरह का उपसेद होता है। उपसेद होने के कारण ही इसकी जो चिकित्सा होती है वो थोड़ी सी कठिन मानी गई है। और उस कठिन चिकित्सा के कारण इन्होंने स्पेशली बोला है कि यहाँ पे ये जो है दोष जो कुपित होते हैं वो त्वचा, रक्त, मांस और मेद, इन चार जो है हमारी स्पेशली जो स्थान है इसके है, वो त्वचा है, रक्त है, मांस और मेद है। और जब दूषित करते हैं और फिर वो अस्थि को समार्शित करते हैं और फिर शोथ उत्पन्न करते हैं। और ये शोथ जो होता है वो बहुत महामूल वाला, मतलब इसकी जड़ मजबूत होती है और बहुत दर्द देने वाला होता है, पीड़ा से बहुत अधिक होती है। और इसकी आकृति अलग अलग हो सकती है, कहीं ये इन्होंने बोला ये राउंड शेप भी हो सकती है, और कहीं कहीं इन्होंने बोला है कि ये आयताकार, मतलब लॉन्गिट्यूड, वो जिसे कहते हैं हम लोग आयताकार का मतलब समझ ही जाए, या वर्गाकार भी हो सकती है। जो कि उसके बाद ये बोलते हैं कि इन्होंने स्पेशली इसके बहुत अच्छे से वो बताए हैं कि हम सभी पढ़े वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात और छत्तज और रक्तज, इस तरह से उन्होंने बताया है। और क्योंकि इन्होंने स्पेशली बोला है कि त्वक रक्त इति, जैसे मैंने बताया कि त्वचा, रक्त, मांस, मेद को दूषित करता है, तो ये उभर जाता है। उभरने के कारण जो श्लोक में भी महामूलम का वर्णन उन्होंने बहुत स्पेसिफिक किया है। और इसकी पूरी जो है कल इस पे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम भी पूरा हो रहा है हमारे पास। और जी कल जी थोड़ा जी। सुश्रुत का मत अगर सब लोग पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा शल्य तंत्र कल इसमें और विशेषज्ञ चर्चा जी होगी और सुश्रुत पढ़ के आएंगे आप सब, और हम इस जी पे और ज्यादा अच्छी चर्चा करेंगे। तो मैडम मोनिका मैडम जी आप जो है समापन करिए, आप जो है इसमें मंत्रोच्चारण से इसका समापन करिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। कल तो मुझे शायद लखनऊ में होना है, मैं प्रयास करूंगा, अगर कुछ दिक्कत आई तो फिर आगे जब भी ये सत्र होगा सूचना आपको दे दी जाएगी। जोशी सर कानपुर चीज पधारे और हैं आप। कानपुर नहीं, मैं कल, आज रात की मेरी फ्लाइट है और मुझे कल ही वहां से फिर 1 घंटे का लेक्चर है, मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना है। वो शायद जी केजीएमसी के अंदर हॉल में है कहीं। फिर मुझे फिर शाम की मेरी फ्लाइट है, आज 4:45 बजे मैं निकलूंगा, कल शाम को वापस आ जाऊंगा। जरूर मैडम चलिए आपसे सर। मुलाकात कभी होगी। जी जी। जी। मैं प्रयास चीज करूंगा कि और कल आपका सेशन चालू हो जाए, लेकिन कह नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं खुद नहीं रहूंगा, इस समय स्कूल जाने का होता है बच्चों का ना। जी जी जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि एक चीज और इसमें अगर हम लोग साथ में लेके चलें, जैसे सर बहुत ज्यादा ये चीज नोटिस होती है कि जैसे कैंसर का भी कोई अगर उच्छेद होता है, तो उसका और विद्रधि का जो हम ये चिकित्सा कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कैसे करें? क्योंकि ऐसा भी देखा गया है सर, जो अल्पज्ञ वैद्य होते हैं वो कैंसर यस, के बहुत इंपॉर्टेंट उच्छेद पॉइंट में बोला भी, इन्होंने। जी, वो पुलटिस वगैरह लगा देते हैं और उससे वो कई बार फैल, तो सर उसको भी हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी लेके चलेंगे तो शायद सबके कल लिए कल बहुत इस पे अच्छा और रहेगा। चर्चा होगी, कल थोड़ा सा बिल्कुल सर। सभी लोग होमवर्क कल, मतलब कल या फिर आने वाले जो भी सत्र हैं, तो जब भी होगी मैं सूचना दूंगा, तो उसमें आप सब लोग तैयारी से आइएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रवि कुमार सिंह सर आप भी ज्वाइन करिए मेरी, अगर आपने रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं बाद में, तो जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। तो मणिका मैडम जी आप समापन करिए इसका। जी सर, जी सर। और सर कल के सत्र के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जो थैंक आप यू। केजीएमयू आ रहे हैं सर। वैसे तो मैं सुबह फुर्सत में ही रहूंगा, होटल में ही रहूंगा कल सुबह। लेकिन क्या है कि फिर भी मजा नहीं आता जब संहिता आपके सामने ना हो ना। जी। पढ़िए मैडम, पढ़िए सूत्र पढ़िए, फिर चलते हैं। बाकी लोग माइक म्यूट रखिए प्लीज हैं।
रमनजीत जी माइक म्यूट रखिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 भवतु। प्रणाम बहुत सर, बहुत प्रणाम धन्यवाद आप सभी को। सभी लोगों का जुड़ने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपसे खूब इस पे चर्चा करेंगे। आप सब पढ़ के आए, संहिताएं लेके आए, सुश्रुत संहिता भी पढ़ें, और बहुत अच्छी चर्चा होगी इस पे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्रणाम।